मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी के? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवम तिवारी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खुद के प्यारे से चैनल में जिसका नाम है वी आर जीनियस। बेटा, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, जिसकी 2 वीडियोज मैं आपको पहले ही बना चुका हूँ, यानी पार्ट 1 पार्ट 2, जहां पर हम मोस्टली पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है इवेपोरेशन, जिसके लिए हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं। और इसको अलग से लाने का कारण यह है कि बच्चों को इवेपोरेशन बहुत टफ लगता है। मतलब टफ क्या, पता नहीं इनके इसके समझने में क्या दिक्कत होती है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत होती है। क्योंकि शायद हो सकता है आप 9th क्लास में हैं और अभी अभी चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ना सीखा है। 8वीं के बाद थोड़ी सी चीज़ें जब बदलती हैं 9th क्लास में। 9th क्लास को मैं साइंस की बेसिक क्लास मानता हूँ, क्योंकि अगर आप इन द फ्यूचर आगे चलकर साइंस लेते हैं 11th में, तो 9th क्लास के ही कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप देखते हैं कि बेसिक टर्म्स वहीं से उठाई होती हैं और उसके बाद थोड़ा सा पहले मतलब पुराना 9th का ही पढ़ाते हैं, देन आपको 11th में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। यानी 9th इज अ बेसिक क्लास ऑफ अ साइंस। ठीक है, तो हो सकता है आपको चीजें टफ लगती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट अगर आपको इवेपोरेशन में डाउट है, दिक्कत है या बिल्कुल ही नहीं आता, तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल अच्छे से कवर कर देंगे और मेरा वादा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। बिना वक्त गवाए हम समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या है। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन जो होता है ये हमारा सरफेस फिनोमिना होता है। कौन सा फिनोमिना होता है? सरफेस फिनोमिना होता है। अभी समझाता हूँ सरफेस फिनोमिना कैसे है ना। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बिना, देखो आपको पता है लिक्विड जो होता है उसको जब हम हीट करते हैं, कोई भी लिक्विड जब उसको हम हीट करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है और जिस टेम्परेचर पे वो चेंज होता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब कमाल ऐसा हो कि बिना हीट दिए, मतलब हमने हीट एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं दी और बिना उसका, मतलब उस लिक्विड का बिना, मैक्सिमम यहां पर हम वाटर की बात करने वाले हैं, बिना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आए, यानी बिना 100 डिग्री सेल्सियस आए, यानी बिना आपने उस पर टेम्परेचर अपने बढ़ाया नहीं, और वो पानी क्या हो जाए? वेपर स्टेट में चेंज हो जाए। वो वाटर क्या हो जाए? वेपर स्टेट में चेंज हो जाए। इस फिनोमिना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। दोबारा समझो कि कोई भी लिक्विड वेपर में, ठीक है, वैसे मैंने मोस्टली पानी का एग्जांपल लेके चलेंगे, बट इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाए, कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाए बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट आए, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रहकर किसी भी टेम्परेचर पे वो क्या हो जाए? वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, वो क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? क्या मैं एक बार और रिपीट कर दूं? चलो एक बार और रिपीट करते हैं कि कोई भी लिक्विड बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट आए, ठीक है, बिना उसको इतना टेम्परेचर दिए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, है ना, किसी भी लिक्विड, जब कोई लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट आए, तो इस फिनोमिना को इवेपोरेशन कहते हैं। सबसे पहले इसके 1-2 एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वो थोड़ी देर बाद बिल्कुल कपड़े सूख जाते हैं, कि यानी कि वहां पर जो वाटर है, जो पानी के मॉलिक्यूल कपड़े के अंदर थे, वो धीरे धीरे वेपर बन के गायब हो गए। अच्छा, जैसे कि आप कभी आप खेलते वक्त या किसी गलती से या फिर जानबूझकर ही अगर आप जमीन पर पानी गिरा देते हैं, तो कुछ देर बाद देखते हैं, अगर वो ज्यादा नहीं गिराया बहुत ज्यादा, लेकिन अगर ज्यादा भी गिरा दोगे तो कुछ देर बाद देखो वो ज्यादा भी सूख जाएगा। थोड़ी देर बाद देखते हो पानी अपने आप सूख गया। क्या आपने वहां पर क्या 100 डिग्री का एकदम आग थोड़ी ना जलाई, फिर भी वो सूख गया? ऐसा कैसे? ये जो फिनोमिना है इवेपोरेशन है। क्या है? जब कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, अपने भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है बिना उसका बॉइलिंग पॉइंट आए, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना कैसे कहते हैं भाई? इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना कैसे कहते हैं? अगर ये आप डेफिनेशन उतार चुके हो तो एक बार मैं इसको मिटाना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपने लिख ली होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इवेपोरेशन को समझे भाई। इसको सरफेस फिनोमिना कैसे कहते हैं भाई? क्या होता है ये? क्या होता है जरा देखो क्या बात है। ये हमारा बीकर है, बीकर के अंदर मान लेते हैं लिक्विड भरा है और मान लेते हैं वाटर ही भरा हुआ है। आपको पता है पानी के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर तरफ ऐसे चारों तरफ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, जो पानी के सरफेस पे, ये जो सरफेस है, जो लिक्विड का ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस मॉलिक्यूल बोलते हैं। बहुत बढ़िया बात। और ये जो अंदर है, इस मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? बल्क
मॉलिक्यूल। बल्क इसलिए क्योंकि अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। क्या सर मेरे को ये याद करना पड़ेगा क्या, नाम सरफेस मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल? बेटा मैं आपको सिर्फ फील दे रहा हूँ, ठीक है। देखो साइंस का दूसरा नाम है फील, बिना फील के ना मजा नहीं आता साइंस में। और अभी आपका चेहरा इस इमोजी की तरह से चमक जाएगा जब आपको ये फिनोमिना इवेपोरेशन फील आएगा, है ना। आपके चेहरे पे आ जाएगी मुस्कुराहट जैसे ये फिनोमिना मैं आपको समझा दूंगा, फील करा दूंगा। देखो कैसे, आपको पता है सर, मुझे पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। क्या पता है कि जो हमारे मैटर होते हैं, इन मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इन पार्टिकल्स के कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये पार्टिकल लगातार क्या करते हैं, ये लगातार क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। जो किसी भी मैटर होता है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। इन पार्टिकल का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये पार्टिकल लगातार मूव करते रहते हैं, है ना। और इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है, मुझे भी आ रही है, ठीक है। अब ये जो बल्क मॉलिक्यूल होता है, जरा ध्यान से देखो, ये जो बल्क मॉलिक्यूल होता है ना, ये ऐसे अंदर की साइड है, तो इसके इधर भी मॉलिक्यूल होगा, इसके इधर भी मॉलिक्यूल होगा, इसके इस साइड भी मॉलिक्यूल है। चलिए काम करते हैं, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, इसको इतना ज्यादा नहीं समझते, ऐसे समझते हैं कुछ। ये बल्क मॉलिक्यूल है, इसके इस साइड भी 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 मॉलिक्यूल है। चारों तरफ इसको घेरा हुआ है मॉलिक्यूल ने। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है? ठीक है। यानी जो पानी है या जो लिक्विड है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है इनसाइड, है ना, जब डाउन जाओगे तो वो मॉलिक्यूल चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपको ये पता भी होना चाहिए, एक तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक। और एक और कैरेक्टरिस्टिक था कि जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या ये वाला जो बल्क मॉलिक्यूल है, क्या ये जो बल्क मॉलिक्यूल है ये इस पार्टिकल से अट्रैक्टेड होगा? हाँ। इस पार्टिकल से भी अट्रैक्टेड होगा? हाँ। इस पार्टिकल से भी, इस पार्टिकल से भी। क्या ये चारों तरफ से बंधा हुआ है? बिल्कुल। उसके बावजूद, क्योंकि ये चारों तरफ से बंधा भी हुआ है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। क्योंकि इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। भाई काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहा है, क्योंकि मूव करता है जो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है। मैटर का पार्टिकल का मतलब मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात। दूसरा वो मूव भी करते हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। मैंने बोला जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं ये चारों तरफ से घिरे होते हैं, चारों तरफ से अट्रैक्टेड होते हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और ये भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल की। ये जो सरफेस मॉलिक्यूल, इसको बना लेते हैं। ये सरफेस मॉलिक्यूल इधर वाले से अट्रैक्टेड होगा, इधर वाले से अट्रैक्टेड होगा, इधर वाले से अट्रैक्टेड होगा। तीन जगह से बंधा हुआ है, यहां से, यहां से, यहां से। जरा ध्यान से देखो, यहां से ये बंधा है क्या? नहीं। ऊपर से नहीं बंधा, ऊपर से नहीं बंधा भाई, नहीं बंधा, ऊपर से नहीं बंधा, किसी मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट नहीं है ऊपर, ठीक है। तो इसके मुकाबले ये जो बल्क मॉलिक्यूल है, इसके मुकाबले ये, इसके पास फ्री स्पेस ज्यादा है। मतलब ये फ्री स्पेस कह रहा हूं, सॉरी, ये बंधा हुआ कम है। कोई 3 जगह से बंधा है, कोई 4 जगह से बंधा है, कोई 3 जगह से बंधा है, कोई 4 जगह से बंधा है। मूव 4 जगह वाला भी करना चाह रहा है जो चारों तरफ से बंधा है, मूव 3 जगह वाला भी कर पा रहा है। ज्यादा मूव कौन कर पाएगा? जो 3 जगह से बंधा है, जो कम जगह से बंधा है। क्या इतनी खोपड़ी में बात जा रही है तुम्हारे? बिल्कुल जा रही है भाई। तो इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं ये धीरे धीरे इनसे, इनके बंधनों से छूट जाते हैं और क्या कर जाते हैं, इवेपोरेट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है, इवेपोरेट कर जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? सरफेस के मॉलिक्यूल भाग जाते हैं, ठीक है। फिर फिर ये बल्क मॉलिक्यूल, अब पानी तो पूरा सूख जाता है, बल्क मॉलिक्यूल, अरे मेरे भाई जब ये सरफेस के सारे मॉलिक्यूल सूख जाएंगे तो फिर ये जो इसके जस्ट नीचे वाले पार्टिकल्स हैं फिर वो सरफेस के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर ऊपर वाले मॉलिक्यूल जब सारे उड़ जाएंगे, वेपर बन जाएंगे, फिर उसके नीचे वाले, ऐसे धीरे धीरे करते हुए लेयर टू लेयर ये सारे वेपर बन गए, देन ये सारे वेपर बन गए, ऐसे खत्म होते होते सारा पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। इसीलिए इस फिनोमेना को सरफेस फिनोमेना भी कहा जाता है ना। ये बात तो समझ आ रही है, ये बात भी समझ आ रही है, ठीक है। चलो इतनी बात तो समझ आ रही है। थोड़ी सी बात और करते हैं, इतनी बात समझ में आ गई क्या, है ना। मुझे लगता है मैंने इवेपोरेशन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब इवेपोरेशन समझने के बाद, ठीक है, हम समझ लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात सरफेस एरिया, सबसे पहली बात
सरफेस एरिया। यार आप जितना सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, अब एक काम करो, देखो पहले पानी इतने में था, मान लेते हैं ये इस पानी को उड़ेल दो, उड़ेल दिया तो ये पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा सरफेस पे फैल जाएगा, है ना। तो यानी सारे मॉलिक्यूल, जब आप पानी का सरफेस बढ़ा दोगे, जब सरफेस बढ़ा दोगे तो सरफेस में मॉलिक्यूल ज़्यादा आ जाएंगे, है ना, सरफेस में मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे। और जितने ज़्यादा सरफेस में मॉलिक्यूल आएंगे भाई इवेपोरेट उतनी जल्दी होंगे ना, क्योंकि बल्क मॉलिक्यूल तो चारों तरफ से बंधा है, सरफेस मॉलिक्यूल तीन तरफ से बंधा है। बात समझ आ रही है। सरफेस जितना ज़्यादा बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा, है ना। इसको एक बढ़िया तरीके से और समझो, इसको एक बढ़िया तरीके से और समझो। ये ऐसे रस्सी होती है, ठीक है, ये ऐसे रस्सी होती है, इस पर कपड़े सुखाने होते हैं अपने को। जब कपड़े को हम ऐसे का ऐसे इसी के ऊपर ऐसे डाल दिया, ऐसे कपड़े को ऐसे लाए और ऐसे इस पर पटक दिया, ठीक है, तो देखते हैं वो सूखता नहीं है ना। लेकिन जब हम कपड़े को उस पर फैला कर ऐसे एकदम मस्त फैला कर इस पर डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये देखो हमने सुखा दी, ये कुछ हमने कपड़ा इस पर, ये देखो सुखा दिया इस पर, है ना। ये चद्दर है या लुंगी भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने इस पर सुखा दिया, जैसे हम इसको फैला देते हैं, फैलाने से क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज कर जाता है ना। इवेपोरेशन क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा नहीं समझ आ रही तो एक काम करो, एक काम करना, घर पे एक्सपेरिमेंट कर मारो। कैसे कर मारो, ऐसे 2-4 बूंदे गिरा दो, ठीक है, ऐसे वो बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे 2-4 बूंदे गिरा दो जमीन पे, साफ जगह करना है, ऐसा है ना। साइंस कर रहे हैं भाई, साइंस कर रहे हैं। पहले बच्चे बचपन में खेलते थे, ऐसे बूंद गिरा दो, बूंद ऐसे गोल गोल गिर जाएगी, है ना। उस बूंद को ऐसे उंगली से पकड़ के ऐसे फैला दो। जब फैला दोगे तो ऐसे थोड़ा तो उसका सरफेस फैल जाएगा। और जैसे जैसे फैलाओगे, ज़्यादा फैलाते रहोगे, ऐसे फैलाते रहो, देखोगे सूखता जाएगा, क्योंकि आप सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हो। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? सरफेस एरिया वे इवेपोरेशन, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज, इवेपोरेशन इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से, अरे यार टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, ये बात तो वैसे ही समझ आती है। कैसे बढ़ जाएगी सर? अरे टेम्परेचर बढ़ा दोगे यानी आपने इसको ज्यादा एनर्जी दे दी। पहले तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है सरफेस मॉलिक्यूल के पास, वैसे ही, ठीक है। उसके बाद आपने क्या दे दिया, आपने बढ़ा दिया टेम्परेचर, है ना, नीचे से लगा दी मस्त आग। तो सरफेस मॉलिक्यूल तो पहले 3 तरफ से बंधे थे, है ना, उनके पास ज्यादा एनर्जी थी बल्क मॉलिक्यूल से। और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके पास तो और एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई ना, तो वो और जल्दी इवेपोरेट होंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए मस्त धूप में आपका कपड़ा मस्त सूख जाता है और आपको आ जाता है मजा, ठीक है। इसीलिए आप दिन में 2 बार नहा लेते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ, मतलब 2 बार से नहाते हैं भाई। मतलब अगर 2-4 कपड़े हैं तो जल्दी सूख जाते हैं, तो मम्मी कुछ बोलती नहीं भाई। मतलब सर्दी में क्या होता है कि कपड़े 4 दिन लाद रखे हैं, सूख ही नहीं रहे हैं, वॉशिंग मशीन में भी डाल दिए, उसके बाद धूप ही नहीं निकल रही है ना, क्योंकि वहां टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, इवेपोरेशन नहीं हो रहा, तो सर्दी अपना कपड़ा नहीं सूख रहा। सही बात है ना। नहाओ 2 बार नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी है, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया बात। ह्यूमिडिटी वाली बात समझते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर कितने वाटर के वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। जैसे जब बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है आप कैसे, तो बारिश होने के बाद, जब आप देखते हो बारिश होने के बाद क्या होता है, उस एक वर्ड होता है ना उमस, कि यार बहुत उमस हो रही है। नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, आपके घर में नहीं बोलते, हमारे घर में तो बोलते हैं भाई, हम लोग देसी आदमी, हमारे यहाँ तो बोलते हैं, है ना, बहुत उमस हो रही है। हमारे ह्यूमिडिटी नहीं बोलते हैं। ह्यूमिडिटी बोलूंगा तो भाई समझ नहीं आएगा भाई हमारे घर वालों को, मतलब पापा को तो समझ आएगा, मम्मी को तो बोलेंगी अरे ये क्या बोल रहा है भाई, अंग्रेजी बोल रहा है, कुछ बढ़िया ही बोल रहा होगा। हाँ तो देखो क्या मतलब है, जब पानी बरस जाता है ना, अभी जैसे बरसा है दिल्ली में, ठीक है, तो पानी से बरस जाता है, तो उस जो वो पानी बरसा है तो जो इवेपोरेट हो जाता है, तो हवा में ना उस पानी के वेपर ऐसे फैल जाते हैं, पानी के वेपर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो आपको लगता है अरे मौसम ठीक हो गया, बहुत बढ़िया बात है, मौसम ठीक हो गया। यानी जो हवा है उसमें एयर के मतलब हवा में पानी के पार्टिकल वेपर बन के घूम रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश हुई है ताजा, वो इवेपोरेट हो गया हवा में। तो उस समय जब आप अपना कपड़ा सुखाने के डालते हो, जैसे बारिश के टाइमों में डालते हो, बारिश नहीं भी हो रही लेकिन बारिश का टाइम है, मतलब बारिश होके अभी गई है, तब आप कपड़ा डालते हो, तो आप देखते हो सूख ही नहीं रहा। अरे कैसे भाई देखो सूखेगा कैसे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में, आपके आसपास के वातावरण में पहले से ही वाटर वेपर ने जगह बना ली है। तो आपका जो कपड़े के अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट, जो कपड़ा सुखाने के लिए डाल रहे हो, उस पानी को जब आप सुखाने की कोशिश करोगे तो भाई वो इवेपोरेट होके वो भी तो क्या बनेगा, वाटर वेपर ही तो है, वो भी तो वाटर वेपर, और पहले से ही एयर में बहुत सारे वाटर वेपर है
है ना, तो वो इवेपोरेट होने में दिक्कत होती है क्योंकि एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत सारे वाटर वेपर होते हैं। यानी ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए, यानी बहुत ज्यादा बारिश हो जाए और यानी कि आसपास के वातावरण में वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो जाए तो आपका इवेपोरेशन कम होने लगता है। क्या होने का लगता है? कम होने लग जाता है। फील आ गया क्या बात? तो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बात समझ में आ रही है सर। एक बात और समझो कि हवा चली, अगर विंड स्पीड बढ़ी, हवा चली तो आपका इवेपोरेशन भी इंक्रीज कर जाता है। ये बात भी समझ में आती है। जैसे नहीं सूखता तो आप पंखे के नीचे नहीं रख देते क्या? कपड़ा नहीं सूखता तो पंखे के नीचे रख देते हो, करा है क्या? हमने तो बहुत करा है ना। मतलब बचपन में तो क्या था, मतलब ऐसे इतने मतलब प्रेस करने से पहले थोड़ा कपड़े पे, मतलब पहले हवा में रख दी, क्या प्रेस करने से एकदम वो नहीं होता, तो आधे घंटे पहले स्कूल जाने से पहले शर्ट नहीं सूखी तो पहले हवा में डाल रखे, उसके बाद प्रेस भी मार रहे, फिर ऐसे कूलर चला के उसको ऐसे ठंडा भी कर रहे हैं, है ना, वरना बदबू वगैरह भी आती है, खैर स्मेलिंग वगैरह की बात आ जाती है। तो हमने तो बहुत करा है भाई, है ना, मस्त बात है ये। तो विंड स्पीड, हवा चली, अगर हवा बढ़ाओगे, ठीक है, और नहीं तो आप देखते हो ना कि कभी कभी क्या होता है कि धूप नहीं निकली होती लेकिन ऐसे मस्त हवा चल रही होती है, मम्मी कहती है डाल या भाई सूख जाएगा, हवा चल रही है। तो वही बात, तो हवा चली तो इवेपोरेशन होता है, बढ़ जाता है, इसलिए हवा से इवेपोरेशन बढ़ता है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो मुझे लगता है मैंने आपको इवेपोरेशन पूरी अच्छे से समझा दिया, किन किन फैक्टर पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है ये भी समझा दिया। आज के बाद आपको इवेपोरेशन में डाउट नहीं रहेगा, ये मुझे भी समझ आ गया है। और अगर है डाउट तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करो, फिर से समझो, 2 बार समझो। अरे यार मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर है, ये थोड़ी ना कि एक बार पढ़ा दिया तो भूल गए, कोई बात नहीं यार, 1-2 बार कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। और जिन बच्चों को इवेपोरेशन में दिक्कत है, अभी भी तुम्हारे दोस्त हैं, तो यार देखो मदद करने में किसी का कुछ नहीं जाता, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ ना दुनिया बहुत स्वार्थी है, पहली बात तो ये समझो, बिना स्वार्थ के कोई किसी की मदद नहीं करता। यहाँ तक कि आजकल की जो जनरेशन है वो कितनी स्वार्थी होती जा रही है, बिना स्वार्थ के कोई, बिना किसी मतलब के कोई किसी की हेल्प नहीं करता भाई, अपना प्रॉफिट देखते हैं, हर चीज में देखते हैं, मतलब बिना कोई प्रॉफिट, बिना कोई लाभ के, बिना कोई स्वार्थ के इंसान की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत इस समय ऐसे हो जा रही है खत्म, ठीक है। लोग एक दूसरे को पता नहीं बांटने पे तुले हुए हैं, काटने पे तुले हुए हैं, एक दूसरे का पता नहीं नुकसान ही चाहते हैं, बस चाहते हैं तो अपना फायदा किसी भी तरीके से, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और उस जगह पर हम जैसे लोग और हम जैसे कुछ टीचर्स, और ऐसा नहीं है कि इंसानियत बिल्कुल खत्म हो रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों को सिखाते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि बच्चे, कभी कभी जीवन में बिना स्वार्थ के भी किसी की मदद करी जाती है और उसको ही पुण्य कहते हैं, ठीक है। और वही आपका जो होता है जीवन भर फायदा करता है, ठीक है, उससे मन की शांति मिलती है। यार फायदा करा करो किसी भी तरीके से, यार किसी को पेन की, पेंसिल की, ये नहीं है, बच्चे बोलते हैं बस सर हम तो दान ही नहीं कर सकते, हमारे पास तो बहुत सारे पैसे नहीं है। अरे यार तू पैसे का दान नहीं कर सकता तो किसी की मदद तो कर सकता है। किसी को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो टॉपिक समझा दे, किसी के पास पेंसिल नहीं है उस समय तो उसकी पेंसिल की मदद कर दी, पेपर की मदद कर दी। यार यही तो मदद है, यही तो दान है, यही तो पुण्य है, और यही कमा ले भाई, जीवन सक्सेस है तेरा, ठीक है। इस स्वार्थ भरी दुनिया में इंसानियत का दीपक जलाना सीख जाओ, और जब युवा पीढ़ी ये सीख जाएगी ना तो बेटा देश अपने आप बदलने लग जाएगा। ये स्वार्थ जिस दिन अपने मन से हटने लगेगा ना, लोग अपना भला, अपना उल्लू सीधा, जब अपना करेंगे ना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये जब छोड़ने लगेंगे ना, जब कहेंगे कि ये सब आपका है, ठीक है। देखो नेचर कोई भी चीज देती है तो सब कोई भेदभाव नहीं करती, बोलती कि सब आपका है। तो उसी तरह से आप जिसकी मदद हो सके करें, हाँ, लेकिन सावधानी हमेशा रखें अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आप मदद करने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं, तो उसका भी सावधानी का बरके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चलिए, इवेपोरेशन वाली बात अगर आपको समझ आ गई तो एक बात और समझा देता हूं मैं कि इवेपोरेशन से ठंडा ठंडा हो जाता है। देखो यार मैं पंखा वंखा बंद करके यार वीडियो बनती है, ठीक है, तो 5-10 मिनट में बनाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है आज ज़्यादा ही। और क्यों हो रही है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यार, उमस बहुत ज़्यादा है, गर्मी पता नहीं, वैसे वाटर वेपर से ठंडा होना चाहिए लेकिन हवा नहीं चल रही ना, पता नहीं क्यों उमस हो रही है। अब तो समझते होगे ना ह्यूमिडिटी का मतलब, चलो, है ना। हाउ डज द इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, किस तरह से इवेपोरेशन ठंडक प्रदान करती है, ये बात समझते हैं, है ना। चलो समझते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ लिक्विड, जब कोई ओपन कंटेनर वगैरह होता है, या ओपन कंटेनर भी छोड़ो, जब किसी लिक्विड का जो पार्टिकल होता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है एनर्जी को, कहां से? सराउंडिंग से। कहां से? सराउंडिंग से। जो पार्टिकल्स हैं, किसके पार्टिकल? लिक्विड के पार्टिकल अपने आसपास यानी सराउंडिंग से, क्या? अपने आसपास यानी अपने आसपास के सराउंडिंग से एनर्जी को क्या कर लेते हैं? रिगेन कर लेते हैं। किस टाइम पर? इवेपोरेशन के टाइम पे। जब वो उड़ना चाह रहे थे तो उन्होंने आसपास की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, और जब वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो दिस
अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब करी है बाहर से, वही जब वो इवेपोरेट होते हैं तो उसी की वजह से वो वहां पर क्या हो जाता है, ठंडक हो जाती है। क्या बोला आपने, समझ ही नहीं आ रहा? अरे यार देखो देखो, इसको समझते हैं, इसको एक सीधा एग्जांपल से समझते हैं। यार घड़ा देखा है तुमने, है ना? घड़ा देखा है क्या तुमने? चलो, घड़ा, मटका, मटका बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, बहुत जो बोल दो, है ना? घास से घड़ी पड़ी है, घास से घड़ा नहीं पड़ा क्या? चलो देखो, घड़ा बना लेते हैं, ठीक है? चलो कुछ इस तरह से, ये मतलब ड्राइंग तो मेरी अभी भी मतलब खराब नहीं हुई है, ठीक ठाक बना लेता हूँ मैं। चलो ये अपना मस्त घड़ा है, ठीक है? ये हमारा है घड़ा, ठीक है? घड़ा, मटका। अब तुमने देखा है मटके में पानी ठंडा होता है ना? यही चीज समझा रहा हूं बेटा, यही चीज समझा रहा हूं, इस डेफिनेशन को फील करा रहा हूं, इस एग्जांपल से फील करा रहा हूं। आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी है कि क्या क्वेश्चन है भाई, कि मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? अरे वाह, मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? बहुत बढ़िया बात है, समझा देते हैं। आज के बाद आपको समझ आ जाएगा मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है। ये जो मटका होता है ना, इस मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है? मिट्टी से बना होता है, मिट्टी और पानी से, ठीक है? तो इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है। आप वैसे भी जानते हो मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। आप कभी मटके को ध्यान से देखो तो आपको लगेगा उसमें छेद है, ठीक है? मतलब ऐसे दिखेगा नहीं, बट उसमें होते हैं बहुत बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होता है? बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन छोटे छोटे पोर्स की वजह, ऐसा नहीं है कि एकदम पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन उन छोटे छोटे पोर्स की वजह से पानी जो होता है सरफेस पे आ जाता है। क्या? मटके के सरफेस पे आ जाता है, ऐसे बाहर बाहर आ जाता है सारा पानी। सारा पानी नहीं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स उस छेद में से निकल कर पानी के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, इस मटके के सरफेस पे आ जाते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ आई, ठीक है? अब देखो, बाहर हो रही है गर्मी, बाहर है टेम्परेचर हाई, आहा वाह, बाहर है टेम्परेचर हाई और यहाँ पर है हाई गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। और इस हाई गर्मी की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जो पार्टिकल जो है, अभी मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ जाता है। क्या बात समझ आई थी? तो ये देखो, ये जो पार्टिकल्स है ना, ये पार्टिकल्स इस टेम्परेचर को अब्जॉर्व कर लेते हैं। ये जो बाहर का टेम्परेचर है इसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, कहते हैं आओ आओ सर हम तुम्हें अब्जॉर्व कर लें। इससे इनका फायदा हो जाता है, इनसे इनका क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। अभी बताता हूँ कैसे फायदा हो जाता है, बढ़िया बात बताऊंगा, ठीक है? इसे बाहर से, है ना, ये मटका है, मटके में बहुत छोटे छोटे छेद हैं, वो छेद से बाहर क्या निकल जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स निकलते हैं। वो वाटर के पार्टिकल्स क्या करते हैं, बाहर जो टेम्परेचर हाई होता है, बाहर जो टेम्परेचर होता है ज्यादा गर्म, उससे क्या कर लेते हैं, एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। एनर्जी यानी हीट एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। अब जब हीट एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हीट एनर्जी अब्जॉर्व करने से वो इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं? वेपर में इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब वो इवेपोरेट होकर भाप बन के गए तो जो उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्व करी थी बाहर से, हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी भी तो अब्जॉर्व करके ले गए। अरे भाई, बाहर टेम्परेचर हो रहा था गर्मी का, उन्होंने बाहर से टेम्परेचर करा, तो ये मटके के आसपास का जो हीट एनर्जी था, ये जो मटके के आसपास की हीट एनर्जी था, यही तो अब्जॉर्व करके ले गए। जब वो अब्जॉर्व करके ले गए तो यहाँ क्या हो जाता है, ठंडा सा माहौल बन जाता है। और क्योंकि इसके आसपास हमेशा ऐसा ठंडा का माहौल बना ही रहता है, बना का बना रहता है, इसी वजह से अंदर का पानी गर्म होता ही नहीं, मस्त ठंडा रहता है। क्या बात समझ में आई? और ये फिनोमिना लगातार चलता रहता है ना? नहीं तो बेटा अगर आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप देखोगे कि मटके में अगर पानी धर के कुछ टाइम तक रख दो, देखोगे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये फिनोमिना बहुत धीरे धीरे होता है, पोर्स में से बहुत कम पानी निकलता है, तो आप देखोगे 102 दिन में देखोगे तो पानी अपने आप डिक्रीज होता जाएगा। और कई एक आधा महीना या 15-20 से 20 दिन तक रख दोगे, अगर ज्यादा रख दोगे तो देखोगे पूरा मटके का पानी सूख जाएगा। वो बंदे बोलोगे सूख गया, सूखा नहीं है, ऐसे सरफेस पे आता है उड़ जाता है, सरफेस पे आता है उड़ जाता है, ठीक है? एक बार मैं चाहता हूं कि इस फिनोमिना को मैं फटाफट से समझा दूं दोबारा से। मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है, ये है हमारा सवाल। मटके में पानी ठंडा क्यों रहता है? तो मैं बताता हूँ, मटके के चारों तरफ क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। मटके के चारों तरफ मतलब भाई जहाँ मटका रखा है मतलब उसके आसपास क्या है, टेम्परेचर हाई है, गर्मी ज्यादा है। और मटके के अंदर होते हैं छोटे, मटके के बाहर सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों से मटके के अंदर भरा हुआ जो पानी होता है वो पानी निकल कर उस सरफेस पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? मटके के सरफेस पे आ जाता है, कुछ इस तरह से। और ये जो मटके के सरफेस पे पानी के पार्टिकल्स आ गए, ये क्या कर लेते हैं, मटके के आसपास की हीट एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेते हैं। मटके के आसपास की हीट एनर्जी को अब्जॉर्व करके ये वेपर यानी भाप बन जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है। और जब ये भाप बनकर उड़ जाते हैं तो क्योंकि इन्होंने अब मटके के आसपास की हीट एनर्जी अब्जॉर्व करी होती है, तो ये साथ में उस एनर्जी को भी लेकर चले गए, उसको अब्जॉर्व करा और खुद भाप बने और चले गए, एक्साइट हो गए। सही बात है। तो इसकी वजह से मटके के आसपास जो है टेम्परेचर हाई या गर्मी ज्यादा हो नहीं पाती। इसी वजह से
मटके के अंदर जो पानी होता है उसको गर्मी टच ही नहीं कर पाती, वहां तक टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं है, इसीलिए मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है, गर्म नहीं हो पाता। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और अब समझ आ रहा होगा, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, बाहर से एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है इवेपोरेशन के दौरान, और उसी एनर्जी, जब वो अब्सॉर्ब की हुई एनर्जी, उसी के कारण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है हमारा आसपास का वातावरण। क्या बात समझ में आई? अब ये पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से समाप्त हो चुका है। मैंने आपको एक एक चीज अच्छे से और बारीकी से समझा दी है। अगर फिर भी अगर मेरे बच्चे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इस दरबार में आइए और अपने कमेंट से और अपने सवालों से पूछिए, मतलब अपने कमेंट करके सवाल पूछ लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, मैं जरूर उससे जरूर रिप्लाई करूंगा, या किसी ना किसी वीडियो में आपकी हेल्प या किसी शॉर्ट से आपके उस आंसर को जरूर दूंगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।